हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, है ना? क्योंकि हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम है तो वो वही दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी से आपका एक वीडियो बना लें और आपको 4 बजे ये वीडियो आप देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग सभी लोग देखिएगा। इसमें हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न साइंस के कवर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मानक मात्रक की बात करेंगे तो वर्ग मीटर। और अगर सेंटीमीटर में फिर आपको इकाई दी रहे हैं तो आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना को आ जाए इस तरीके का प्रश्न तो आप वर्ग मीटर ही करेंगे। फिर मैथ में क्या होता है, वो इकाई पे डिपेंड करता है। अगर सेंटीमीटर में इकाई है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वर्ग मीटर ही लिखेंगे। स्वपोषी किन्हें कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्वपोषी तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे है ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उनको क्या कहेंगे, स्वपोषी। जैसे आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें परपोषी किन्हें कहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो परपोषी किसे कहा जाता है। परपोषी भोजन तो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, है ना, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वे भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें परपोषी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, अपना भोजन जो स्वयं ना बनाए, दूसरे पर निर्भर रहे, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हम लोग ही क्या है कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, किसी चीज़ भोजन जो है अपना दूसरों से अर्जित करते हैं ना, तो वो परपोषी होता है। श्वसन का अर्थ क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये बताओ श्वसन का अर्थ क्या होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी जो सांस लेने की क्रिया होती है, हम लोग सांस को लेते हैं, जैसे है ना, जीवधारी हो गए या हम ही लोग अपने आप को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, तो ये श्वसन क्रिया होती है ना। आगे चलो, प्रमुख श्वसन अंगों के नाम बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फेफड़े हो गए, मछली में गलफड़ा हो गया, है ना, ये प्रमुख श्वसन अंग माने जाते हैं। मछली जो है वो गलफड़ों से सांस लेती हैं, हम लोगों का फेफड़ों से होता है, आप लोग जानते होंगे। अनुकूलन किसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। अनुकूलन जो होता है, प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उनके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे, जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किसे कहते हैं, तो भैया जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे हो गए, जलीय जंतु हो गए। जैसे सिंघाड़ा जो होता है ये जल में उगाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। जलकुंभी जल में होती है, जलीय पौधे के अंतर्गत आ गई। मछली जल में रहती है तो ये जलीय जंतुओं के अंतर्गत आ गया। कछुआ जल में रहता है, जलीय जंतुओं के अंतर्गत आ गया। मेढक जल में रहता है, जलीय जंतुओं के अंतर्गत आ गया। ये सारी चीज़ें। देशांतरण से क्या अभिप्राय है, अगर क्वेश्चन आ जाता है देशांतरण, तो देखो देशांतरण जो होता है, पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मैदान में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतरण कहा जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पक्षी भोजन की तलाश में, जैसे अपने भारत का पक्षी है, भारत से किसी दूसरे देश में चला जाए, श्रीलंका चला जाए उड़ता उड़ता, या कहीं भी चल पहुंच जाए दूसरे देश में, भूटान पहुंच जाए, पाकिस्तान पहुंच जाए, दूसरे देश में चला जाए, है ना, नेपाल चला जाए, तो वो स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो लखीमपुर में जो पक्षी होंगे वो नेपाल भी जाते रहते होंगे, नेपाल वाले भारत में भी आते रहते होंगे, लखीमपुर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। आवश्यक होता है, अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी तथा उचित ताप आवश्यक होता है। भाई आपने कोई बीज बोया, मान लो आपने गेहूं बोए। अब गेहूं अगर आप ऐसे ही फसल में सूखे खेत में बो दें तो क्या जमेंगे, नहीं जमेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर नमीदार खेत हो थोड़ा, इसके बाद में उचित वायु हो, पानी की आवश्यकता जब उसको पड़े, पानी मिले, तो वो अंकुरित होगा, अन्यथा की स्थिति में अंकुरित नहीं होगा। जैसे हम लोग चना भिगो कर खाते हैं, आप लोग देखते होंगे, चना जब भिगो के खाते हैं तो चना अंकुरित कब होता है, उसको जब भिगो दो एक दिन के लिए, दूसरे दिन उसको निकाल के किसी कपड़े में या किसी जगह रख दो, तो फिर वो अंकुरित हो जाता है। मतलब उसको पानी भी मिला, उचित वायु मिली, हर कुछ मिला, तो वो अंकुरित हुआ। यही होता है अंकुरण। अगला है मृत्तिका किसे कहते हैं, पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। जो पके हुए बर्तन होते हैं इनको कहते हैं मृत्तिका। नेक्स्ट है, खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है, तो साधारण या मृदु कांच। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए, आपसे पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न अगर आज आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आगे टेट सीटेट हर जगह आपके काम आएंगे, हमने आपको पहले भी बताया है।
क्योंकि जो बीटीसी में आपको पढ़ाया जाता है वही टेट सीटेट में आगे आपको काम आता है। तो पुष्प के 4 भाग कौन-कौन से? एक महादलपुंज, एक दलपुंज, एक पुंकेसर, एक स्त्रीकेसर। आपने इसको पढ़ा होगा 8th क्लास में, साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए, तो भाई गति का द्वितीय नियम जो होता है वो होता है इसके अनुसार, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। आपको ये करना था। जो गति का द्वितीय नियम होता है वो ये कहता है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। बात करेंगे पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे पारदर्शी और अपारदर्शी स्पष्ट करने को आ जाता है तो किस प्रकार से करेंगे? देखो, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। जैसे शीशा होता है, शीशा में हम क्या करते हैं, जैसे आर पार वाला शीशा हो तो उसमें आर पार हम देख लेते हैं ना, तो वो अपारदर्शी हो जाता है और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है, ठीक है। जैसे पानी, कांच आदि जो ये चीज़ें होती हैं इनके हम आर पार देख लेते हैं तो आपका ये पारदर्शी कहलाता है। वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते उनको अपारदर्शी कहा जाता है तथा उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे वायु हो गया, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धुंधला दिखाई देता है, उन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे आर पार आप देख रहे हैं तो धुंधला दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर तेल हो गया, तेल लगा कागज़ हो गया, इसमें आप आर-पार देखेंगे तो क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। बटर पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गई, इनमें धुंधला दिखाई देता है तो इसको हम पारभासी कहते हैं। जिसमें बिल्कुल ना दिखाई दे वो अपारदर्शी होगा। जैसे लकड़ी हो, लकड़ी को उस पार आप नहीं देख पाएँगे तो अपारदर्शी हो गई, है ना। कोई प्लास्टिक का डब्बा हो गया, आप नहीं देख पाएँगे, जो कलरफुल डब्बा हो, वाइट ना हो तो उसमें नहीं देख पाएँगे। और जो वाइट बोतल होती है उसमें साफ नहीं दिखता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है पारभासी। मतलब जिसमें साफ ना दिखे तो वो पारभासी हो जाएगा, जिसमें साफ दिखे वो पारदर्शी हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल ना दिखाई दे वो अपारदर्शी हो जाएगा। आगे चलो भाई, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये आपका क्या होता है, परमाणु इसको कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। परमाणु तत्व वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला है अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ यानी प्रकारों के नाम लिखना है। तो आपकी अलैंगिक जनन की जो 5 विधियों के प्रकार होते हैं, एक होता है विखंडन, एक होता है मुकुलन, एक होता है खंडन, एक होता है बीजाणुओं द्वारा, एक होता है कायिक प्रबंधन के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है, घर्षण बल किसे कहते हैं? देखो, घर्षण बल क्या होता है, जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे समझाएं, कोई डस्टर ले लीजिए या कोई वस्तु ले लीजिए, उस वस्तु को आप किसी तल पे रखेंगे और उसमें आप गति उत्पन्न करेंगे। जैसे आपने धक्का लगा दिया, डस्टर लिया, डेस्क पे रखा, आपने धक्का लगाया, तो धक्का लगाने के बाद वो कुछ दूर तक चलेगा, इसके बाद रुक जाएगा। जब वो रुकता है उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। और अगर आप इसकी भाषा में समझें, विज्ञान की भाषा में, तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। जैसा कि हमने समझाया, आपने क्या किया, डस्टर लिया, उस डस्टर को जब धक्का मारा था उसको रुकने में एक बल कार्य किया था जिसने उसको रोका था। अगर कोई बल कार्य ना करे, अगर ये घर्षण बल कार्य ना करे तो वो डस्टर कभी नहीं रुकेगा, ऐसे ही चलता जाएगा, जहाँ से आप धक्का मारेंगे और जहाँ तक जा पाएगा वहाँ तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वस्तुओं में घर्षण बल कार्य इसीलिए करता है, विज्ञान कहता है कि घर्षण बल इसको बोला गया है ना। आगे चलो भाई, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम। एक रोपण हो जाता है रोपण विधि के द्वारा, एक कलम लगाने के द्वारा, एक दाब कलम के द्वारा। ये आपकी क्या होती हैं, पेड़ पौधों में अलैंगिक विधियां होती हैं। हर कोई इस चीज़ को याद रखेगा, ठीक है, इनको अलैंगिक विधियां कहते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, आप लोग याद रखेंगे। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर अगर आपको समझाना हो, देखो ऊर्ध्वपातन बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको समझाते हैं। वे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं। जैसे आप कपूर को आपने जलाया होगा, ना तो उसकी कोई राख बचती है ना तो कुछ बचता है, यानी पूरा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है गैसीय अवस्था में।
तो ये ऊर्ध्वपातन के कारण हो पाता है ना? गैस के रूप में बदल जाता है, ऊर्ध्वपात कहते हैं तथा ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चाहे आप कपूर को जला दें, चाहे आप नौशादर मिल जाए, नौशादर को जला देना, चाहे आपको आयोडीन नमक जो होता है उसको आप जलाएँगे तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, गैस के रूप में ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएँगी। आगे चलो। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो ये घूर्णन गति करता है। जो लट्टू नहीं हम लोग छोटे पे घुमाते थे रस्सी में बाँधकर, है ना? एक साँटा रखते थे, उस साँटा से उसको मारते थे तो वो घूमता था। तो ये किस गति के कारण लट्टू जो होता है वो गति करता है? घूर्णन गति के कारण। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं? एक आँख होती है, एक नाक होती है, कान होती है, जीभ होती है, त्वचा। ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनसे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, है ना? ये सारी की सारी किसी चीज़ का स्वाद ले पाते हैं, तो ये ज्ञानेंद्रियाँ इनको बोला जाता है। सारे लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे तो सजीव किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा। भैया सजीव वह है जिसमें जीवन है और जीव द्रव्य की जीवित दशा ही जीवन कहलाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जिसमें जीवन नहीं वो सजीव नहीं। जिसमें जान है, श्वसन क्रिया करें जो प्रजनन क्रिया करें वो सजीव है। वह पदार्थ जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है सजीव कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे मानव ये सारे के सारे सजीव होते हैं। ये लोग सांस श्वसन क्रिया भी करते हैं, ये लोग प्रजनन क्रिया भी करते हैं, है ना? तो ये आपके सजीव हो गए। निर्जीव किसे कहेंगे? आप ये कह दें कि जो सांस ना लें, जिसमें जीवन ना हो, या आप ये कह दें जो श्वसन क्रिया ना करते हों, या आप ये कह दें जो प्रजनन क्रिया ना करते हों। ये सभी क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, वाहन हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, साइकिल हो गया, कुछ भी आप समझ लीजिए जिसमें जान नहीं तो वो सजीव नहीं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। आप सभी लोग जानते होंगे, पर्णहरिम जिसको बोलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद क्या होते हैं? एक तो ग्लूकोज होता है जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है? तो स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च को ही ग्लूकोज कहा जाता है। आगे चलो भाई। पौधों तथा जंतुओं में 3 समानताएं बतानी है आपको। पौधे और जंतुओं में जो 3 समानताएं हैं, नंबर 1, पौधे तथा जंतु में श्वसन क्रिया होती है दोनों में। पौधों तथा जंतुओं दोनों में वृद्धि होती है। पौधे तथा जंतु दोनों प्रजनन भी करते हैं। ये तीनों क्रियाएं पौधे और जंतुओं के द्वारा होती हैं। ये पौधे भी करते हैं और व्यक्ति भी करते हैं। पौधों तथा जंतुओं में 3 प्रकार के अंतर बताइए। अंतर क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 है अंतर ये, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। पौधों में कोशिका भित्त पाया जाता है जबकि जंतुओं में कोशिका भित्त नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर होते हैं। आप सभी लोग याद रखना अगर आपसे लिखने को आ जाए। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्त किसमें पाया जाता है? ये किस पदार्थ का बना होता है? तो भैया ये सेलुलोज का बना होता है। सभी लोग याद रखेंगे। और ये पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्त जब अभी आप बिल्कुल पढ़ के आए कि कोशिका भित्त किसमें होती है? पौधों में पाई जाती है लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्त किसमें है? पौधों में। पादप कोशिका, है ना? सेलुलोज का ये बना हुआ होता है। पौधों के कितने भाग होते हैं नाम आपको बताने हैं, तो सभी भाग जानते होंगे। पौधों में जड़ होती है, पौधों में तना होता है, पौधों में पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। ये सारी पौधे के भाग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुष्प के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, नाम बताना है, तो एक बाह्यदल हो जाएगा, एक दलपुंज हो जाएगा, एक पुंकेसर हो जाएगा, एक स्त्रीकेसर हो जाएगा, जो कि अभी हम आपको बता के भी आए थे। आगे चलो भाई, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुष्प क्या है? भैया पुष्प जो होता है ये पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को ही पुष्प कहते हैं, है ना? पुष्प जो होता है, पौधों का पुष्प हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये सबसे अनाकर्षित भाग है। क्लोरोफिल का 2 प्रमुख कार्य, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नंबर 1, पर्णहरिम के कारण ही तो होता है रंग हरा, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे तभी ऑक्सीजन भी हमको दे पाते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां क्या क्या हैं आपको ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, परागकणों बीजों के वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां होती हैं, जल द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा होता है ना? ये प्रकीर्णन होता है पौधों में, आप लोग याद रखिएगा। अगला है बीजों के प्रकीर्णन की दोल छेद प्रक्रिया क्या है? तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछेप प्रक्रिया कहते हैं। जैसे पोस्ता में ऐसा होता है, जैसे कई पौधे ऐसे होते हैं जिसके फल हल जाते हैं, आपने देखा होगा, फूल बिखर जाते हैं ना,
इससे क्या होता है और भी पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोलछेप प्रक्रिया। पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है, एक वर्धी जनन होता है, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक होता है। पौधों में 3 प्रकार से जनन क्रिया होती है, एक वर्धी जनन से, एक अलैंगिक जनन से, एक लैंगिक जनन से। सभी लोग इसको याद रखेंगे। जड़ कितने प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। 3 कीट बच्ची पौधों के नाम बताइए, एक ड्रोसेरा है, एक नेफेंथिस। ये क्वेश्चन आपसे टेट में भी पूछा जाता है, कीट बच्ची पौधे का नाम तो याद रखेंगे, जिसमें नेफेंथिस आपको ज़्यादातर ऑप्शन में मिलता है। एक यूट्रिकुलरिया भी होता है। वर्धी जनन की 2 विधियां आपको बतानी है, तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण आपका है शकरकंद और दहलिया। इनका जड़ों के द्वारा भी वर्धी जनन होता है। तनों द्वारा वर्धी जनन, जैसे हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनका तनों द्वारा वर्धी जनन होता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला है अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। नंबर 1 आपका है विखंडन के द्वारा, नंबर 2 आपका है कलिका द्वारा। विखंडन के द्वारा एक होती है, कलिका के द्वारा होती है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला है अजूबा यानी ब्रायोफिल्म में वर्धी जनन पौधों के किस अंग द्वारा होता है, तो पत्ती द्वारा होता है। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अदरक, हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज किसके रूपांतरण से बनते हैं, तो तना के रूपांतरण से ये बनते हैं। अदरक है, हल्दी है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, ये जो होते हैं ये आपके तना के रूपांतरण के द्वारा बनते हैं। जड़ का प्रमुख कार्य आपको बताना है। जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए। दूसरा है जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखता है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो भैया सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ जो है हमारा ये ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में बटा होता है। मिश्रण क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, ऐसे पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बताइए मिश्रण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत कर देंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। विलयन किसे कहते हैं, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण कितने प्रकार का होता है, उदाहरण बताइए। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। सभी लोग याद रखेंगे। समांगी मिश्रण को अगर आपको पहचानने को आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, जैसे चीनी और जल का जो मिश्रण होगा समांगी मिश्रण होगा, एल्कोहल और जल का मिश्रण होगा ये समांगी मिश्रण होगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण जो होता है वो पेट्रोल और जल का मिश्रण, जल में चाक पारित कर दें आप, है ना, ये जो होते हैं ये आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ में पूर्णतया घुल जाए तो वो समांगी हो गई। कोई चीज़ किसी जैसे जल में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल अलग रहेगा, जल अलग रहेगा। पेट्रोल जल में तेल डाल दें तो तेल अलग रहेगा, जल अलग रहेगा। तो ये आपके काहे के मिश्रण हो जाते हैं, विषमांगी मिश्रण। लेकिन समांगी मिश्रण दोनों मिश्रित हो जाते हैं। आगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आयोडीन हो गया, नवसादर हो गया, कपूर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। सभी लोग याद रखेंगे। सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर को ही आप जला देते हैं तो वाष्प अवस्था में, अभी हमने आपको पीछे भी बताया था। बल क्या है, मात्रक बताइए भाई। धक्का अथवा खिंचाव जो होता है इसको बल कहते हैं। दूसरी अगर शब्दों में हम बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें, तो इसके लिए आपको करना होगा वह बाह्य कारण जो किसी वस्तु की गत्या अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन कर देता है उसको कहते हैं बल। इसका मात्रक है न्यूटन। अगर आप अपनी भाषा में बात करें तो अगर आप किसी चीज़ में खिंचाव ही कर रहे हैं तो वो भी बल लगा रहे हैं। किसी चीज़ में अगर धक्का मारेंगे, किसी चीज़ को धकेलेंगे तो वहाँ भी बल का प्रयोग हो रहा है। अपनी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं। विज्ञान की भाषा में वह कारण, वह कारण जो किसी वस्तु की गत्या अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन कर दे। जैसे कोई गति की अवस्था हो उसको आप रुका दें तो परिवर्तन कर दिया ना आपने। जैसे कोई विरामावस्था में चीज़ हो, जैसे ठेला होता है, ठेली होती है जिस पे लोग सब्जी वब्जी बेचते हैं, वो खड़ी हो उसमें आप धक्का लगा दें तो आपका वो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अगर वो चलने लग गई तो आपने बल का प्रयोग कर दिया। तो ये आपका इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे चलो भाई, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। इस प्रकार की गति में वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। जैसे आप पहिया हो, साइकिल का पहिया,
एक वृत्ताकार होता है, और जब जो ये घूमता है तो ये अपनी परिधि पर घूमता है, क्योंकि उसकी जो चारों ओर चौहद्दी होती है वो होती है परिधि। तो परिध्याकार आकार में जो घूमे, यानी परिधि से बने मार्ग पर जो घूमे उसको कहते हैं वृत्तीय गति। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे हमने आपको साइकिल का पहिया ही बताया, घड़ी की सुई की नोक जो होती है वो आपने देखा होगा पूरी घड़ी में घूमती है, वृत्ताकार गति करती है घड़ी की सुई, ठीक है। तो या किसी चक्र की परिधि पर स्थित किसी बिंदु की गति भी वृत्तीय गति कहलाती है। ये सारी चीज़ें। दोलन गति किसे कहते हैं भैया? अगर दोलन गति पूछी जाए, दोलन, आपको एक चीज़ बता दें, जैसे आपने पहले जब छोटे थे एक धागे में हम लोग एक गुट्टी को बांध लेते थे, मतलब एक पत्थर को, फिर उसको हाथ में पकड़ के हिलाते थे, वो क्या करते थे? दोलन गति, उसी को कहते हैं दोलन गति। हिलाना, है ना, उसी को दोलन गति कहते हैं। जैसे अगर विज्ञान की भाषा में समझें तो इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है। उदाहरण के तौर पर आपका दिया गया है घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति। हाँ, अब देखो जैसे झूला जो होता है, एक उदाहरण यहाँ पर मिल गया, झूला भी क्या करता है? ये दोलन गति करता है, क्योंकि जहाँ से झूला जहाँ तक जाता है, वहाँ से दूसरी जगह पर जहाँ तक पहुँचता है, फिर वहाँ से वापस फिर वहीं तक जाता है, फिर वहाँ तक आता है। मतलब झूला जिस प्रकार से गति करता है वो दोलन गति करता है। छोटे पे हमने आपको उदाहरण बताया, गुट्टी को बांध के या पत्थर को बांध के हम लोग एक धागे में फिर उसको दोलन गति किया करते थे, है ना, हिलाते थे। तो इस प्रकार की गति क्या होती है? दोलन गति होती है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया गया, चाल किसे कहते हैं? भाई आप सभी जानते हैं किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ही चाल है। विज्ञान की भाषा में एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक ही बात है, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है। चाल किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है ना। गुरुत्वीय बल कैसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। 1 न्यूटन से आप क्या समझते हैं? वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वस्तु में 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसे न्यूटन कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाई पौधे जो होते हैं, हमें श्वसन क्रिया हम करते हैं, उसमें हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सबसे इससे बड़ा महत्व तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि पौधे श्वसन क्रिया में हमको ऑक्सीजन प्रदान करें, है ना। इससे बड़ा महत्व और क्या हो सकता है, बताइए। इसके बाद में नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है बीजों का प्रकीर्णन। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? भाई क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर होता है। 12 इंच बराबर होता है, 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है। 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो भैया 1 गज में 3 फुट और 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं? खेत का क्षेत्रफल प्रायः डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर देसी भाषा में मापते हैं हम लोग। सभी लोगों को पता होगा, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहा जाता है। एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक होते हैं। गति के कितने प्रकार हैं? तो भैया 4 प्रकार। कौन कौन सी? एक रेखीय गति, जो सरल रेखा पर की जाए, घूर्णन गति होती है, वृत्तीय गति, दोलन गति, ये भी आपको हम सारी गतियां बता के आए। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, सभी लोग जानते होंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। गति किसे कहते हैं? समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में परिवर्तन आना ही गति कहलाता है। अगर समय के अनुसार किसी वस्तु और उसके भाग में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाए, उसी को कहा जाता है गति। गति के प्रथम नियम की अगर बात करें तो इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बहाबल ना लगाएं। ये आपकी होती है गति। अगला क्या है? जैसे बहाबल अगर लग जाएगा तो फिर वो घर्षण बल का कार्य करेगी, है ना,
क्योंकि वहाबल के कारण वो वस्तु रुक जाएगी। अगला है किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो आप भैया अगर कोई वस्तु गतिमान चल रही है, गति में चल रही है, अब उस पर अगर आप बाहरी बल लगाएंगे, है ना, बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपने ऊपर से बल लगा दिया तो ये वस्तु रुक जाएगी, पहले चल रही होगी, अब वो वस्तु रुक गई, तो फिर ये क्या आ गई, विरामावस्था में आ गई, यानी कि उस गतिमान वस्तु में परिवर्तन आ गया। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बल के कितने प्रकार होते हैं। एक आपका पेशीय बल होता है जिसमें हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। एक आपका गुरुत्वीय बल होता है यानी जो गुरुत्व से जुड़ा होता है। एक चुंबकीय बल होता है, एक घर्षण बल होता है, एक विद्युतीय बल होता है। ये सारे के सारे बल आपके होते हैं, है ना। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे कि बल कौन कौन से होते हैं, आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है पदार्थों की विलयता से क्या आशय है। तो जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, जैसे विलय, विलय का मतलब ही क्या है कि विलय हो जाएं पानी में, तो वो आपके विलयता से जुड़े हुए हो गए, अर्थात वे पानी में घुल जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों की विलयता, चीनी का पानी में घुलना, जैसे हम आपसे ये कह दें चीनी का काहे में घुलना, चीनी का पानी में घुल जाना, यानी चीनी का पानी में विलय हो जाना, है ना। तो ये विलयता का आपका उदाहरण हो जाता है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन का महत्व बताना है। अगर बीजों के प्रकीर्णन के महत्व की जब बात कर दी जाए तो प्रकीर्णन के फलस्वरूप बीजों को उपयुक्त आवास प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, जातियों का दूर दूर प्रसार हो जाता है, जिससे जाति के नष्ट होने की संभावना दूर हो जाती है। नंबर 3, जीवन संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि पौधों को उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो जाता है। ये बीजों के प्रकीर्णन का महत्व होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, निम्न पौधों के बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। जैसे आपका लठ जीरा हो गया, इसका प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होगा। कमल का प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है, क्योंकि कमल जो है वो जल में खिलता है। पोस्ता का दोल छेप के द्वारा, दोल छेप प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा। नारियल का जल के द्वारा होता है। गोखरू का जंतुओं के द्वारा होता है। इनके प्रकीर्णन जिनके द्वारा होते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। मिलेंगे आपको कल नए सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। एक बार बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज मैथ की क्लास नहीं हो पाई तो इसलिए हमने आपको ये साइंस पढ़ा दिया। हमने सोचा अभी साइंस की एक भी क्लास नहीं हुई है तो आज कम से कम साइंस ही आपको बता दिया जाए, और सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और डेली क्लास को करेंगे, है ना। साइंस आपको फिर मिलने लगेगा 9 बजे से, हमने आपको बताया साइंस की क्लास 9 बजे से 2-3 दिन के बाद आपको मिलने लग जाएगी। तब तक के लिए आप लोग, आज हमने आपको आज शुरुआत किया है तो आपको क्वेश्चन हमने सारे के सारे जो आपके अतलघुत्तरीय थे वो आपके कवर किए। इसके बाद में अब आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, यानी मैथ की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।